नमस्कार 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। लखनऊ के लुलु मॉल का उद्घाटन हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यह विवाद में आ गया है। मॉल में नमाज पढ़े जाने की फ़ोटो वायरल होने के बाद अब हिंदू महासभा ने यहां सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान कर दिया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिविर चतुर्वेदी ने कहा, लुलु मॉल में आज शाम 6 बजे सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसके इस ऐलान के बाद से हंगामे की स्थिति बनने का खतरा देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। इधर मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पटना पुलिस ने आतंकियों के जिस नेटवर्क का खुलासा किया है उसके निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे देश की व्यवस्था भी थी। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश के लिए इन लोगों ने 7 पेज का एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें लिखा था कि 10% मुस्लिम साथ दे तो बहुसंख्यक घटनों पर इसकी योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से दलित ओबीसी को अलग करने की भी थी। पुलिस के अनुसार सिमी के पूर्व सदस्यों के सहारे से नया संगठन बना हुआ था। इसमें पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोग शामिल हैं। यह नेटवर्क भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2037 के एजेंडे पर काम कर रहा था। अठारह जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे बीच राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संसद में किसी भी तरह के धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांसद किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, अनशन या किसी तरह के धार्मिक समारोह संसद भवन के परिसर में नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा महासचिव ने इसके लिए सदस्यों का सहयोग भी मांगा है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों को लिस्ट जारी कर दी थी। केरल राज्य के इंटरनेट के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर ली गई है। केरल देश का पहला इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं। यह जानकारी सीएम खुद पी विजयन ने दी है। सीएम के मुताबिक केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की एफओएन लिमिटेड को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने कहा, अब हमारी प्रतिष्ठित के फोन परियोजना इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में देने के अपने ऑपरेशन को शुरू कर सकती है। बेहतरीन क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर असम की चाय इन दिनों नई चुनौती का सामना कर रही है। दरअसल ईरान और ताइवान ने हाल ही में करीब 40,000 किलोग्राम चाय वापस लौटाई है। वजह बताई कि चाय में तय मात्रा में ज़्यादा कीटनाशक थे। दोनों ही देशों ने फाइटोसैनिटरी शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का संबंध कृषि के दौरान इस्तेमाल होने वाले उन सभी तत्वों से है जिनसे मिट्टी, पानी दूषित होते हैं। उन्हें जैव विविधता के लिए खतरा माना जाता है। इसलिए देश की 53 चाय पैदा करने वाले असम के उत्पादों को झटका लगा है। इससे उन्हें नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 15,505 नए केस सामने आए हैं। एक दिन पहले यह आंकड़ा 20,139 था, जो कि फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा था। गुरुवार को कोरोना के 27 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 12,739 मरीज ठीक हुए हैं। नए केस आने के बाद देश में कुल पॉजिटिविटी रेट 5.10 पर पहुँच गया है। गंभीर और आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 7 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। संसद के स्पीकर महिंदा पायाने अभयवर्धन ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को गोटाबाया राजपक्षे कानूनी तौर पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अभयवर्धन ने बताया कि अब संसद की बैठक शनिवार को होगी। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वे सांसदों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें ताकि वे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकें। राष्ट्रपति चुनाव 22 जुलाई को तय किया गया है। 1985 एयर इंडिया धमाके के आरोप में बरी हुए सिख नेता युद्धमन सिंह मालिक की गुरुवार देर रात कनाडा के
वैंकूवर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनके घर के पास से 3 गोलियां चलने की आवाज़ आई थी। फायरिंग काफ़ी करीब से की गई थी। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पर एयर इंडिया के विमान कनिष्क की हाईजैक कर धमाके से उड़ाने का केस चल रहा था। हालांकि वे इस केस से बरी हो गए थे। रूस यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया में डोनबास को अलग देश की मान्यता देने की बात कही रही है। इस घोषणा के बाद यूक्रेन ने उत्तर कोरिया से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया से पहले डोनबास को रूस और सीरिया ने अलग देश के रूप में मान्यता दे रखी है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक जेपोरजिया प्रांत में रूस ने 2 रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमले में 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रूस और यूक्रेन 104 दिन के बाद फिर बुधवार को बातचीत के लिए तुर्की में बैठेगा। दोनों देशों के बीच ब्लैक सी गेहूं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पहल पर दोनों देश के बीच बैठक होने जा रही है। इससे पहले 30 मार्च को सीज फायर और युद्ध को कॉरिडोर बनाने को लेकर रूस यूक्रेन के बीच बैठक हुई थी। इधर यूनाइटेड नेशन यूएन के महासचिव ने एंटोनिया गुटेरेस ने मीडिया राइट्स में बात की है कि रूसी हमले में मारे गए बच्चों की जांच की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।